हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास जो होने वाली है, देखिए यूपी बोर्ड का पेपर जो है नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस समाप्त हो रहा है वैसे वैसे हम आपके बीच में एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेकर आते रहेंगे, धीरे धीरे हल कराते रहेंगे कि देखिए पिछले साल में, उसके पिछले साल में 2021 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। तो एग्ज़ाम बेस जो होगा उस क्वेश्चन को आप हल करें और देखें, समझें किस तरीके से पेपर में प्रश्न आता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से प्रश्न आता है। तो आप इसके माध्यम से बेहतर रूप से समझ पाएंगे और हो सकता है कि आप अगर कम से कम प्रीवियस ईयर 10-15 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करा देंगे, अगर उसे ही देख कर के आप आंकड़ा लगाएंगे तो आपका बेहतर स्कोर होगा, जो कि यूपी बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए ये पेपर नंबर की बात करेंगे हम, ध्यान से देखिए। तो ये पेपर है 2022 का, यानी पिछले ईयर का है। ये पेपर कोड था 824 बीजे। देखिए इसमें अगर बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो आपको ये निर्देश दिया गया है 15 मिनट। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको कितने मिनट मिलते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए समय दिए जाते हैं और इसमें दिया रहता है, इसका इंस्ट्रक्शन है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, क ख ग, और 3 खंडों में होगा। और कह रहा है प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो कि उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके बेहतरीन तरीके से आपको उसमें लिखना है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर यहाँ से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा इसमें। तो आइए देखते हैं, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 पार्ट होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स देख लेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी एयर के सापेक्ष किस मीडियम का अपवर्तनांक अधिक है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर वायु के सापेक्ष हीरे डायमंड का अपवर्तनांक दिया है, फिर वायु के सापेक्ष यहाँ पर वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है, उसके बाद वायु के सापेक्ष आयल यानी तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसका सबसे अधिकतम होगा। अगर हम इसमें जल के अपवर्तनांक की बात करते हैं भाई, तो इसका होता है 4/3, और हीरे यहाँ पर अगर हम कांच के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 3/2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ से कांच के अपवर्तनांक की बात करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा भाई 3/2, और हीरे के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, यहाँ पर हो जाएगा 2.42, और तारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक होता है 1.47 होता है, याद रखना चाहिए। यहाँ पर सबसे अगर बात करें अलग, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ठीक है ना, यानी ये कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के यहाँ पर अपर रूप देखने को मिल जाता है आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका अपवर्तनांक होगा, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक मेरे भाई किसका होगा? हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के रख भी दिया है। ये 4/3 है, डिवाइड करेंगे समथिंग 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, इसे भी डिवाइड करेंगे समथिंग 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है? हीरे का अपवर्तनांक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए जब चश्मे की बात करते हैं तो उसमें दर्पण शब्द आना ही नहीं चाहिए, दर्पण का प्रयोग उसमें नहीं होता है। जब भी प्रयोग होगा लेंस का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चश्मे में या तो उत्तल लेंस लगेगा या तो अवतल लेंस लगेगा, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। जब वो निकट दृष्टि दोष की बात करेगा, निकट में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। देखिए अगर कभी भी कंफ्यूजन होने लगे आपको, तो निकट में अ शब्द आ रहा है, इसका मतलब अवतल लेंस लगेगा, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो उ शब्द आता है, इसका मतलब उसमें उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा।
चलिए, और तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें ग नंबर की, कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं में क्या चीज़ें होता है, सदैव एक दूसरे के समांतर होती है, या एक बिंदु पर मिलती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, या परस्पर काटती हैं। अब आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कि अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के अगर हम गुण की बात करते हैं तो ये सदैव समांतर हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो भाई काटती तो बिल्कुल नहीं है, सदैव समानांतर होती हैं, परस्पर काटती हैं। तो ये एक दूसरे को अगर देखा जाए तो परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम प्रश्न नंबर ग की बात करते हैं। चलिए, सॉरी, ग तो हो गया, घ नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर घ क्या कह रहा है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर घ क्या कह रहा है, चलो इसको थोड़ा से मिटा देते हैं, आगे पीछे किया हमने तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, चलिए, घ में प्रश्न नंबर घ की बात करूँगा तो घ प्रश्न में क्या कर रहा है, यहाँ पर संबंध पूछ रहा है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फाई इजक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखिए, फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, बी ए इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पर है नहीं तो बी इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे सिंपल सा ऑप्शन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जरा अगर ए का पंचांतर मैं कर दूँ, ए का पंचांतर कर दूंगा तो बी इजक्वल टू क्या बचेगा, फाई अपान ए, फाई अपान ए। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। चलिए अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे यहाँ से, हाँ एक सेकेंड, चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला वाला क्वेश्चन एक सेकेंड देख लेते हैं, ये गया कहाँ। चलिए चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा से ब्लर दिख रहा होगा तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए करा अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए यहाँ से बात को समझिए, अगर ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। चलो यहाँ पर हम इसके ग्राफ से थोड़ा से समझेंगे, ग्राफ की बात कर लूँ मैं। देखिएगा हमारे पास एक है अवतल दर्पण, ठीक है ना, हमारे पास है अवतल दर्पण, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है और यहीं पर इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यानी वस्तु की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की भी दूरी कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अब बात आती है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या लगेंगे, 1/f लगा देंगे। तो यहाँ से देखेगा 1/, अगर v की बात करूँगा तो -30 आएगा और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी -30 आ जाएगा, इक्वल टू 1/-f ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी दूरियों को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -1/30 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/f।
बोलो यहाँ पर आ गया और 30 का एलसीएम कर लेंगे भाई। जब 30 का एलसीएम कर लेंगे तो -1 और -1, -2 आ गया बराबर -1/f, तो माइनस से माइनस उड़ गया। यहाँ पे कितना आएगा 1/15, सॉरी यहाँ पर इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पलट दीजिए तो f का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी फोकस दूरी होगी। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात आती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अगर आज अभी आप लोग इसे हल किए रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दूसरे के खा नंबर की बात करूँगा मैं। कर 40 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। बोलिए ये आपको पता है, या बराबर R/2 यानी फोकस दूरी, ये त्रिज्या में एक रिलेशन है जो आपको मालूम है, जो कि आपको पढ़ाया गया है पूरे सिलेबस में। तो यहाँ से F बराबर R/2 होगा। फोकस दूरी 40 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80। R बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से करते रहिए क्वेश्चन को और देखते हैं। प्रश्न नंबर ग की बात कर लूँ। ग नंबर क्या बोल रहा है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए अगर किसी वाहन की मैं बात करूं, जैसे 4 व्हीलर वाहन की अगर बात कर लूं मैं, 4 व्हीलर वाहन, ठीक है ना, अगर वाहन की बात करूंगा तो यहाँ पर आगे साइड में भी मिरर होता है और साइड को देखने के लिए भी मिरर होता है, यानी जो चालक होता है चालक को साइड बगल सीट में भी एक दर्पण लगा होता है जो कि पीछे की साइड देखने के लिए किया जाता है। तो वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, साइड यानी पीछे की साइड देखने के लिए। जो लोग पीछे की साइड देखते हैं जैसे मुड़ना वगैरह हो गया, तो साइड देने के लिए दर्पण में देखते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरे के क नंबर की बात करूं तो तीसरा का क जो होगा वो क्या कर रहा है, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। आप देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है ये तीसरे का क वाला कीजिए या फिर आप अथवा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे ऊपर वाला आ रहा हो चाहे नीचे वाला, जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो कर सकते हैं आराम से। चलो तो बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई होगी, यहाँ पर देखिए ये फोकस इसका हो जाएगा इधर, और उसके बाद जो है वस्तु से यहाँ पर जो दूसरी रेज चलेगी इस तरह यहाँ से आती है, तो यहाँ पर जो इसका जो इमेज बन जाएगा इस तरफ से आता है, इसे डैश डैश में करके मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा, तो जो प्रतिबिंब बन जाएगा यहीं पर बनता है। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर अवतल लेंस की बात करी जा रही तो बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी और दाईं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक होगी। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेंस की बात करा जाए तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस का, और दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस का प्रयोग होता है। तो 1/v, तो v का मान नेगेटिव लेंगे -10 हो जाएगा, -1/u निकालना है बराबर 1/f, f का मान पॉजिटिव लेंगे। चलिए 10 का पक्षांतर उधर कर दीजिए तो -1/u = 1/15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और इसका एलसीएम करिएगा तो -1/u बराबर 15, और 10 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 और 10 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, यहाँ पर -1/u बराबर कितना आ जाएगा 5/30। तो 5/30 का मतलब 5 × 30, अर्थात जब u का मान यहाँ से हल करोगे तो भाई माइनस का कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
यहाँ पर कहने का मतलब है u का मान आ जाएगा 5×30, हाँ ठीक है ना। चलिए 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला सवाल देखिए, इसमें आठवां वाला चाहे ये वाला क्वेश्चन करिए चाहे ये वाला, कोई भी आप कर सकते हैं। देखिए ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, आवेश इतना किलोग्राम है, x अक्ष के समांतर इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समानांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हालांकि अब ये चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई हैं, ये पुरानी चीज़ें थी, यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ से देखिए, अगर आप चाहें तो अथवा वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो सरल लगता है वो बनाइए, ठीक है। वो सिलेबस से आपके हट चुका है तो वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी है तो इसको करा देते हैं। करा 2, 3, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 2, 3, 5, 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर 5, 3, 8, 2 कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा इसका प्रतिरोध। और कह रहा है सिरों के बीच 30 वोल्ट विभवांतर है, तो विभवांतर है आपका 30 वोल्ट, ठीक है ना, 30 वोल्ट। तो यहाँ पर यहाँ से प्रत्येक के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो अगले पेज पे हम लोग चले जाते हैं। आर का मान अभी मैंने कितना निकाला था भाई, 10 ओम, और वी का मान कितना था, वी का मान 30 वोल्ट है, वी का मान है 30 वोल्ट। अब यहाँ से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, धारा। तो यहाँ से आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V = IR। I का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, V/R। I = V का मान 30 है और R का मान 10 है, डिवाइड करिए तो I का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 एम्पियर आ जाएगा, 3 एम्पियर। और कह रहा है प्रत्येक के लिए विभवांतर निकालिए, तो V = IR1, V1 = IR1, तो V1 = I का मान 3 है, R1 का मान 2 था, तब V1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 वोल्ट, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए और यहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, तो I का मान तो यही रहेगा 3 एम्पियर, और R2 का मान जो है, R2 का मान यहाँ पर दिया था कितना, 3, ठीक है ना, 3, तब कितना हो जाएगा, 3 × 9 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब के लिए पूछ रहा है, 9 वोल्ट हो जाएगा। और अगले की बात करेंगे तो V3 बराबर का हो जाएगा IR3, तब V3 बराबर I का मान है भाई 3 और R3 का मान है 5, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, हाँ प्रश्न को यहाँ से देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न आपका हो गया। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए 1-2 क्वेश्चन अभी और रह गए हैं इसके। फिजिक्स का एक क्वेश्चन और है, यहाँ से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, या तो विद्युत मोटर का सिद्धांत समझाइए या फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए अगर हम यहाँ से बात कर लें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव का डिफिनेशन देना है और यहाँ पर ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने इसको बता रखा है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तार की लंबाई पर, इसके एरिया पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। चलो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भाई, बोलो आप बताइए, आप लोग बताएं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच स्केल खींच करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7, यहाँ पर देखने को मिलेगा 7, यहाँ पर मिलेगा 0। 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, 7 से 14 के बीच में विलयन क्षारीय होता है, और जब करेक्ट 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। और जल कैसा है, उदासीन पदार्थ होता है। तो जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से देखिए और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आता है, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है ना। पढ़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। कह रहा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। देखिए जो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन जिसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होगी वही हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। देखिए सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है, मरकरी हाइड्रोजन से नीचे आता है, कापर हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो पहले कौन आएगा, जस्ता यानी जिंक की जो क्रियाशीलता है हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर देखो जिंक जो होगा, जिंक अगर हम बात करें जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यही तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को हटाने वाली कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु हो जाएगी, जिंक हो जाएगी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन देखिए यहाँ से आपको समझना है। सबसे पहले अगर कार्बन की संख्या की मैं बात करूं तो कार्बन 1 को हम क्या कहते हैं, मेथ, कार्बन 2 को क्या कहते हैं, एथ, और कार्बन 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। तो प्रोपेन की बात कर रहा है तो प्रोप यहाँ पर आप देखिए क्या यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ जाता हूँ मैं, और आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल आता है, ये 2022 का पिछला पेपर है आपका। चलिए यहाँ से और देखिए, अब यहाँ पर आता है इसका IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए यहाँ पर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद इसका समूह देखते हैं, लिगेंड देखते हैं, तब जाकर के उसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH3 दिया गया है। हम लोग यहाँ से गिनेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ से इसकी नेमिंग कर सकते हैं आप, संख्या गिनिए, इसकी संख्या कितनी होगी, ध्यान से समझिए। चलिए थोड़ा से और जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा से और बढ़ा देते हैं। चलिए ये देखिएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, कैसे दिखाया गया है, किस तरीके से CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 कितना आएगा, 4। तो 4 को हम ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड आ जाए तो क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, भली भांति इसको समझ में आ रहा होगा, ये समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है CH3 COOH जब आता है तो कौन सा अम्ल जोड़ देते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। कार्बोक्सिल समूह का ये यौगिक है तो यहाँ से कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो इसमें क्या जोड़ोगे, एथेनोइक, ओइक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एथेनोइक या एथेनाइक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। चलिए एथेनाइक अम्ल, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनाइक एसिड। आगे बढ़ जाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा और जूम करते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। बात है कि मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिए थे, उन्होंने कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर उनके गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। ठीक है ना।
यानी मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या करनी है तो क्या लिखेंगे, मेंडलीव के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर उनके गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म बढ़ते परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया? क्या आप लिख पाओगे? यस, हाँ। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर उनके गुणों में क्या पाई जाती है, आवर्तिता। और लिख सकते हैं कि इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म बढ़ते परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। बहुत ही यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन आपको समीकरण बनाने वाला जरूर पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। समीकरण को पूर्ण करना है। यहाँ पर क्या है, CH3COOH, यहाँ पर है C2H5OH। तो यहाँ पर आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर पाइएगा, क्या क्या यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए थोड़ा से हम लोग समीकरण को सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है ना। समीकरण को सबसे लास्ट में करेंगे तो समीकरण को बनाने की थोड़ा विधि भी आपको समझाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाइए। देखिए यहाँ पर आपको समीकरण को अभी छोड़ देते हैं, समीकरण को बाद में बताएंगे। यहाँ पर 7वां का जो का क्वेश्चन है, कह रहा है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम। यानी धावन सोडा और खाने वाले सोडा का आपको क्या लिखना है, रासायनिक नाम लिखना है। देखिए धावन सोडा की अगर हम बात करें, यहाँ से धावन सोडा जो है, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम है भाई सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। और एक फार्मूला और पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, रासायनिक नाम उसका भी पूछ रहा है। मीठा सोडा बोले तो खाने वाला सोडा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा। आपको इसका फार्मूला भी पता है, खाने वाले सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कह रहा द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। द्विविस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लूँ। देखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने लिखा NaCl, ठीक है ना, NaCl, और यहाँ पर लिख दिया मैंने H2SO4। तो यहाँ पर ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ से आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, या हाइड्रोजन को हटा करके कोई कंपाउंड भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई कंपाउंड भी रख सकते हैं। इसको यहाँ पर MgSO4 लिख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे इस पे डबल प्लस, इस पे डबल माइनस, ये इसके साथ चला जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, Na2SO4, ये 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, और इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, MgCl2, ठीक है, MgCl2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। आप समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर बाएं साइड में तत्वों की संख्या देखिए, दाएं साइड में यहाँ पर देखिए Na2 दिख रहा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, बाकी बराबर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। बोलिए समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर और आ जाते हैं, बैक पीछे आ जाते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का भी हो गया। चलिए, और अब क्वेश्चन को हम देख लेते, अरे देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो अब खंड ग की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बन अणु सरल कार्बन अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, ये आपका रहा बायो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बायो के पोर्शन को बायो वाले सर कराएंगे किसी दिन, ठीक है ना, उनकी क्लास जल्दी ही होगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने आज जो देखा, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ध्यान से देखिए। अभी मैंने समीकरण को छोड़ रखा है। देखिए हमने क्या क्या देखा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, इसके सवाल भी हल किए। तो इस तरीके से पेपर को आप बेहद अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से पूरा समझ में आए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पेपर को डेली जिस दिन कराया जाता है, जैसे आज कराया गया तो कल हो सकता है कल भी पेपर कराऊं मैं, तो जिस दिन पेपर कराया जाता है पेपर की जो वीडियो आती है तो पेपर के एक अलग सा एक रफ ले लीजिए। रफ में कम से कम मैं 25 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो उस पेपर रफ में आप रफ शीट में लिखिएगा, पेपर का प्रश्न लिखिए, प्रश्न को हल कीजिए, बारीकियों पर ध्यान दीजिए। हालांकि पेपर बहुत ही आसान आता है, अगर क्वेश्चन आपको बनाना आ गया तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए।